स्वागत है भाइयों आपका एक और वीडियो में। आज वो दिन आ चुका जब हम अपनी पल्सर और अपाची को कंपैरिजन करेंगे कि 2009 मॉडल बाइक में और 2019 मॉडल बाइक में 10 सालों के अंदर अंदर बाइकों में क्या कितना डिफरेंस आया है। मुझे पता है कि दोनों अलग कंपनी है और दोनों का कंपैरिजन एक साथ नहीं बनता, पर ये देखो कि आप इन बाइकों में डिफरेंस कितना आया। उस टाइम पे उसमें क्या चीज़ें आती थी और आज के टाइम पे इन बाइकों में क्या चीज़ें आ रही हैं, वो तो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में पता लगेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। ये हमारी पल्सर 2009 मॉडल, ये है हमारी अपाची 2019 मॉडल। हम स्टार्टिंग से मतलब जो इसका फ्रंट है वहाँ से आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या कंपैरिजन के तौर पे आ रहा है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है और क्या क्या इनमें सेम है। अब बात करते हैं इनके टायरों में। ये टायर जस्ट इसमें नया डला, वो कंपनी से OEM में डला हुआ है। इन दोनों की प्रोफाइल अभी 1917 है, 90-17 दोनों की प्रोफाइल है टायरों की। दोनों सामने से देखने में वाइड लग रहे हैं, बढ़िया वाइड लग रहे हैं, बट अपाची का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे ज्यादा वाइड लग रहा है, पता नहीं क्यों। या तो उस बाइक का सस्टेन शीशा की वो दिखने में बेटर है। बात करते हैं इसके फ्रंट में डिस्क आता है, उसके भी फ्रंट में डिस्क आता है, बट ब्रेकिंग की बात करें उसका फ्रंट ब्रेक ज्यादा कैलिबर है, इससे ज्यादा वो ज्यादा जल्दी रुक पाती है बाइक इसके मुकाबले। बट इनके दोनों के ब्रेकिंग की पावर के हिसाब से इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। हाँ, बट अगर हम ब्रेकिंग का डिफरेंस माने 10 साल में यार ब्रेकिंग कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर ही जाता है। उस समय डिस्क प्लेट है वो थोड़ी सी बड़ी आती है और थोड़ा सा उसमें कंपनी ने ऐसा काम किया है कि इसका जो डिस्क प्लेट है वो ज़्यादा हीट नहीं होती, क्योंकि इसमें एयर का आर पार जाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई है। और रही बात इस बाइक, यहाँ पे जो आपको डिस्क प्लेट देख पा रहे हो ये एकदम गोल है, सर्कुलर, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, इसमें बस बीच में छेद है। ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब ये बाइक चले तो इन डिस्क की प्लेटों के अंदर जो ये गोल गोल राउंड राउंड बने हुए हैं इनके अंदर से हवा चली जाए और ये डिस्क प्लेट चलते चलते भी थोड़ी अपने आप कूल होती रहे। और अब बात करते हैं इनकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट में दोनों की हेडलाइट ऐसी है कि इसमें कोई भी LED फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके जो पार्किंग लाइट बोलते हैं वहाँ पे LED नहीं आती थी, उस टाइम पे हेलोजन आती थी। और इसमें जो आपकी पार्किंग लाइट दिख रही है वहाँ पे LED है। और वैसे इन हेडलाइटों का थ्रो बता दूं, दोनों बाइकों का थ्रो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। रात को ये दोनों हेडलाइट के जो थ्रो है वो बेकार होते हैं, बट हाई बीम पे कहीं ना कहीं अपाची थोड़ा बहुत कर सकती है कि हाँ भाई रोड पे आपको अच्छी विजिबिलिटी दे देती है हाई बीम पे, बट लो बीम पे उसकी लाइट किसी भी काम की नहीं है। इसकी भी हाई बीम पे अच्छी है बट लो बीम पे भी इसकी इतनी ज्यादा कुछ काम की नहीं है। लो बीम पे दोनों बाइकों की बेकार है, बट हाई बीम पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर लेती है रात के टाइम पे रोड के ऊपर। फिर हम बात करते हैं इस बाइक के एरोडायनेमिक्स के ऊपर। ये बाइक कहीं ना कहीं देखने में ऐसे लगती है कि गोल मटोले अपने टाइम की एक स्पोर्ट्स बाइक के अंदर इंक्लूड की जाती थी, और अब इसको जब देखते हैं तो थोड़ी सी गोल मटोल टाइप लगती है। बस इसके फ्रंट जो मडगार्ड है उसमें भी एक कर दिया हुआ है, टंकी में थोड़े से इसमें थोड़ा सा डिजाइन मॉड्यूल डाला गया था, और जो टेल सेक्शन है वो थोड़ा शार्प बनाया गया था उस टाइम के ऊपर, तो ये थोड़ी स्पोर्टी लगती थी। बट इस बाइक के ऊपर बात करते हैं, इस पूरी बाइक पे आपको शार्प कर्व दिख जाएंगे, इस पे कहीं पे भी ये गोल मटोल नहीं थी देखने में। इसकी हर एक बॉडी पे कहीं ना कहीं आपको शार्प एज ही दिख जाएंगे, मतलब ये लगा लो एयरोडायनेमिक के हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक बनाई गई है। और ये बाइक एकदम रोड पे चिपक के चलती है, बढ़िया लगती है। फिर बात हम करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें 160 सीसी 160 सीसी नहीं, इसमें से थोड़ा सा कम होता है, 160 सीसी का उसमें इंजन लगा हुआ है। इसमें 150 सीसी का इंजन लगा हुआ है। ये 132 तक मैंने अभी तक इसकी टॉप स्पीड क्लॉक की है। अपाची की पल्सर है, इसको मैंने अभी तक 110 तक ही लेके गया हूँ। उसके बाद या तो रोड खत्म हो जाता था या फिर कुछ ना कुछ आगे आ जाता था, बट ये 132 पे चली जाती है। 0 to 100 इस बाइक को कम्पीट करने में, मतलब 0 से 100 आप बोलोगे कि ये बाइक ओवरटेक करने में किसी को भी पछाड़ सकती है। मतलब अगर आपको ओवरटेक करना तो ये बाइक फटाफट ओवरटेक करवा देगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बट जब हम इस बाइक की बात करते हैं, इस बाइक पे आप 110 तक की स्पीड पर ये आपको कहीं भी किसी के भी साथ ओवरटेक करवा देगी। इस बाइक में इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावर है। ये BS4 है तो इसमें थोड़ा सा BS6 वाले नॉर्म्स नहीं डले हुए। बाइक के स्टार्ट इंजन साउंड वगैरह ऐसा है। और अब बात करते हैं हमारी अपाची की।
इसकी आवाज़ थोड़ी स्पोर्टी टाइप लगती है, बट इसकी आवाज़ थोड़ी बेसी टाइप लगती है, बस ये डिफरेंस है इन बाइकों में। बात आती है हमारी बॉडी की क्वालिटी की। इसकी बॉडी की क्वालिटी इससे ज़्यादा बेटर है, क्यों, जबकि ये पुरानी और ये नहीं है। इसके बॉडी पार्ट्स पे हाथ लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि थोड़ी सी स्टेबल है बॉडी, बट इसकी बॉडी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे इसका टेल लाइट सेक्शन वो तो अभी टूटा हुआ है, वरना अगर वो टूटा नहीं होता तो वो इससे ज़्यादा बेटर स्टेबल था। आप देखो, ये हमारे टंकी के पार्ट्स हैं। मतलब इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हल्की बनाई गई है ना, तभी ये इतनी ज़्यादा स्पीड आराम से क्रैक कर पाती है। इसकी बॉडी प्लास्टिक और इतना प्लास्टिक क्वालिटी के हिसाब से इतना बेटर क्वालिटी नहीं है इस बाइक की, उसकी बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी है। और फिर बात करते हैं हम इसके इंजन के बारे में। अब ये है एयर कूल्ड इंजन, ये है हमारा ऑयल कूल्ड इंजन, और एक तीसरा इंजन आता है जिसको हम लिक्विड कूल कहते हैं। वो जब इंजन हमारे पास लिक्विड कूल इंजन जब हमारा खुद का आ जाएगा तो अब हम आप इन तीनों बाइकों के इन तीनों इंजनों के बारे में कंपेयर करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझो कि ये एयर कूल्ड इंजन है, ये सिर्फ हवा जब इसके इंजन पे लगेगी तभी कूल्ड होगा। ये ऑयल कूल्ड इंजन है, जो इसका रेडिएटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर जब भी इंजन ऑयल सर्कुलेट होगा तो, और जब ये बाइक स्पीड से चलेगी उस टाइम पे एयर यहाँ पे लगेगी और यहाँ से वो इंजन ऑयल है वो कूल होगा, दोबारा इंजन के अंदर सर्कुलेट होगा। तो इस तरीके से बाइक कूल रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो, अगर आपको कहीं लंबी राइड पे जाना है तो आई विल प्रेफर दिस बाइक फॉर डैट, क्योंकि इसमें ऑयल कूल्ड इंजन है और ये इससे ज़्यादा कूल रहेगा। आपको इसको रेस्ट देना पड़ेगा, बट इस बाइक में ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी रेस्ट मांग जाएगी, बट ये बाइक रेस्ट नहीं मांगती, क्योंकि मैंने इसको खुद राइड किया हुआ है और मैं अभी भी राइड पे इस पे प्लानिंग करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लास्ट हम नीलकंठ गए थे। अगर हम दोनों बाइकों की माइलेज की बात करें, इसकी माइलेज अभी हम 2009 मॉडल उस टाइम के हिसाब से और आज ये कितनी माइलेज दे रही, ये आज हमें कम से कम 40-42 के आसपास माइलेज दे रही है हमें। बट इस बाइक के बारे में बात करें, इंजन ऑयल अपग्रेड करने के बाद ये बाइक हमें आज भी 38 समथिंग के आसपास माइलेज दे रही है। और जब हम इसको सिटी में चलाते हैं उधर जाहिर सी बात है माइलेज कम हो जाती है। आप ये लगा लो 35 के आसपास ये सिटी में, और एक लॉन्ग राइड पे हमें ये 38 के आसपास एवरेज देती है, जहाँ पे इस बाइक के ब्रेक नहीं लगते। फिर हम बात करते हैं इनके इंडिकेटरों पे। इसका जो इंडिकेटर है उस टाइम की अगर क्वालिटी की बात करें, उस टाइम पे इस बाइक में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आते थे, इतने जल्दी टूटते नहीं थे। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये कितने फ्लेक्सिबल है। और बात करें इन इंडिकेटर पे, ये एकदम बंधे हुए है, देख रहे हो आप, ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर मान लो भगवान करे ऐसा ना, अगर ये बाइक कहीं पे गिर जाती है और इंडिकेटर के ऊपर प्रेशर आता तो इंडिकेटर इसके डेफिनेटली इसकी बॉडी का भी नुकसान पहुंचाएंगे और खुद भी टूट जाएंगे। इन दोनों बाइकों में कोई भी एलईडी सेटअप नहीं आता है, इसके सिर्फ पार्किंग लाइट में इसका एलईडी सिस्टम आता है, बाकी दोनों बाइक में कोई एलईडी सिस्टम नहीं आता। इसके इंडिकेटर मैंने बाद में एलईडी में चेंज करवाए हैं, वो भी आपने देखा होगा मेरी 1000 वाली वीडियो में। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे पूरा डिजिटल है, उसके में एक एनालॉग दिया हुआ, दूसरा डिजिटल है। यहाँ पे आपको इसकी स्पीड दिखती है, यहाँ पे इसके किलोमीटर दिखते हैं, यहाँ पे इसका टाइम दिखता है, जो कि टाइम उसमें नहीं दिखता है। और यहाँ पे इसके नीचे बैटरी के निशान आते रहते हैं, यहाँ पे इसका बैटरी का निशान आता है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के सिस्टम है, और यहाँ पे आपका हाई बीम का निशान रहता है। बाकी इसका पूरा डिजिटल मीटर है। ऐसी कुछ हमारी दोनों बाइकों की लुक है। अगर आप मुझसे बात करो कि मैं कौन सी बाइक ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर मुझे कंफर्ट के हिसाब से देखना हुआ कि मुझे कंफर्ट में बाइक चलानी है, मुझे कहीं बाहर लॉन्ग राइड पे नहीं जाना है, मेरा बस सिटी के अंदर काम चल जाए, सिटी मुझे बाइक चलानी है, तो एनी डे आई विल चूज दैट पल्सर, क्योंकि ये कंफर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर है। ये बाइक 0 to 100 मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिटी में 100 से ऊपर कोई स्पीड रही होगी, 50-60 के आसपास स्पीड रहती है, तो वहाँ पे ये बहुत बेटर परफॉर्म करती है। हैंडल की कटाई के बारे में बात करें तो इस बाइक की हैंडलिंग की कटाई बहुत ज्यादा इस बाइक के मुकाबले, इस बाइक की हैंडलिंग की कटाई इतनी प्यारी है कि मैं जब अपना ड्राइविंग टेस्ट देने गया था, जब मैं पल्सर लेके गया था, क्योंकि अपाची मुझे पता था कि इतनी कम कटाई है कि ये 8 नहीं बना पाएगी, बट पल्सर कैन डू इट वेरी इजीली। पर जहाँ पर लॉन्ग राइड की बात आती है और मुझे एक लॉन्ग राइड पे कहीं पे जाना है, तब मैं चूज करूंगा अपाची, क्योंकि इसको रेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी रेस्ट मांग जाएगी, ये रेस्ट नहीं मांगेगी। दूसरी बात, इसमें ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिससे ये इतनी ज्यादा हीट भी नहीं होती। इसका मतलब ये हीटिंग इशू नहीं रहते इसमें। ये एक लॉन्ग टर्म में भी एक स्टेबल स्पीड पे भग सकती है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको फटाफट निकलना, आप कैसे भी फटाफट निकल सकते हो। लॉन्ग राइड पे इससे बेटर बाइक नहीं लगती मुझे इस सेगमेंट के अंदर, और सिटी के मुकाबले मुझे इससे बेटर कुछ नहीं लगता,
क्योंकि लॉन्ग राइड में इसके जो सस्पेंशन है वे थोड़ी सी स्लिप है उसके मुकाबले, और वो थोड़ा कंफर्टेबल चलती है, कंफर्टेबल नहीं है इतनी ज्यादा। हाँ, अगर आप पिलियन के हिसाब से भी सोचो तो पल्सर बेटर है पिलियन के हिसाब से। अगर आप सिंगल बंदे के लिए सोचो कि सिर्फ मुझे बाइक चलानी है, सिर्फ मुझे बाइक पे घूमना, तो अपाची इज बेटर। रही मेंटेनेंस की कॉस्ट, उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी सर्विस, उसका इंजन ऑयल, वो सब कुछ आपको सस्ता मिलता है। हर चीज़ इसकी बहुत किफ़ायती है, बहुत इको फ्रेंडली है। बट जहाँ बात आती है इस बाइक की, ये बाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है हमारी चीज़ों को लेके। अब मुझे जहाँ तक आइडिया है, इसका पीछे का टेल पार्ट और टेल लाइट ये तकरीबन इसकी 2000 के आसपास पड़ेगी। और जो इसका सिर्फ ये इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पैनल है, ये इसका 2200-2300 के आसपास लगेगा विद फिटिंग। तो इतना ये कॉस्टली है, उसका थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, बट ये थोड़ी कॉस्टली बाइक है। इसकी सर्विस चार्ज भी महंगे, इसकी कंपनी भी महंगी है और इसके पार्ट्स भी महंगे हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें इसकी। बट दोनों बाइक, अगर आपके दोनों में किसी के भी ओनर हो, तो दोनों बाइक आपको एक अपने ऊपर प्राउड है कि यस वी हैव दैट पर्टिकुलर बाइक। और रही बात एक 2009 में जो मैं हमेशा फीचर मिस करता हूँ आज के टाइम पे इन बाइकों में, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो कार में आपको इंडिकेटर मिलते हैं ना, कि आप लेफ्ट टर्न का इंडिकेटर दो और लेफ्ट टर्न कटने के बाद आपकी इंडिकेटर है वो अपने आप ऑफ हो जाता है गाड़ियों में। बट इसमें भी पल्सर में वो सिस्टम है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे आपको लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और मैं लेफ्ट टर्न करके अगर थोड़ी सी बाइक चला लूंगा तो इसका इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, मुझे ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 2009 में ये फीचर आता था। इसके जो यहाँ पे जब भी हम लाइट ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे हूँ यहाँ पे इसके आइकन्स है, ये इनमें लाइट अंदर की तरफ इल्यूमिनेट होती है और एलईडी लाइट लगी हुई है इसके अंदर। तो ये फीचर उस टाइम की बाइक में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे, मज़ा आता था ऐसा करने में। जब ये मुझे याद है, जब ये बाइक स्टार्टिंग में नई आई थी, उस टाइम पे मैं रात को कभी कभार नीचे जाता था तो इस बाइक की चाबी ऑन करके ये चीज़ें जरूर देखता था कि इसके यार ये जो बटन इल्यूमिनेट होते हैं वो कितने प्यारे लगते हैं। और आज के टाइम पे इस बाइक की बात करें, इसके भी स्विच की क्वालिटी बेटर है, बट इसमें अभी तक वो फीचर नहीं आया कि हमें लेफ्ट का इंडिकेटर दियो, लेफ्ट टर्न करेंगे तो ये बाइक का इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आप जो भी नए व्हीकल आएंगे उसके परमानेंट हेडलाइट ऑन रहेंगे, तो इसमें हेडलाइट ऑफ ऑन करने का कोई सिस्टम नहीं है, बट उसमें है। मेरे हिसाब से मैंने बाइक की पूरी डिटेल आपको दे चुका हूँ। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी।